नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय है, वो है वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि पढ़ने से पहले हमें कई अध्यायों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने कई सारे अध्याय पहले पढ़ लिए हैं। इसमें संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़े, विशेषण पढ़े, क्रिया पढ़े और उसके बाद कारक पढ़े, काल पढ़े और वाच्य पढ़े। उसके बाद वाक्य शुद्धि करने से पहले हमें वाक्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने शब्द विस्तार पढ़ा है अभी तक, और उसके बाद हम वाक्य विचार को पढ़ते हैं, तभी जाके हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं या शुद्ध बोल सकते हैं। तो सबसे पहले वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं और वाक्य के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है वाक्य क्या है। तो वाक्य, इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण और शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी हैं तो हम प्रत्येक दिन एक न एक दूसरे व्यक्ति से हम बातचीत करते रहते हैं। तो बातचीत करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। इसका हम कोई खंड नहीं कर सकते। उसके बाद में उन्हीं वर्णों से मिलकर के शब्द बना था। क्या बना था? शब्द, क्योंकि वर्णों को मिलाने से ही शब्द का निर्माण हुआ था। तो शब्द भी अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाता, पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाता कि वाक्य के बारे में क्या कह रहा है, वो शब्द में नहीं आ रहा है पूरा। तो उन्हीं शब्दों को मिला करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सार्थक शब्दों के समूह को, किसके? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। कैसे शब्द होने चाहिए? सार्थक। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यहां पे सीधा सीधा अर्थ ये दे रहा है कि शब्द होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ उसका निकलना जरूरी है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ नहीं निकलते, तो वो निरर्थक शब्द होते हैं, उनसे वाक्य नहीं बन पाता। तो शब्दों का कैसा होना जरूरी है? सार्थक होना जरूरी है। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देखता हूं, मान लीजिए मनोज पुस्तक को पढ़ता है। अब देखिए, ये पूरा एक वाक्य है जिससे आपको पता चला कि मनोज पुस्तक को पढ़ रहा है या पढ़ता है, ऐसी स्थिति। तो मनोज एक संज्ञा है, पुस्तक भी क्या है? संज्ञा है, और पढ़ना एक क्रिया है। अब व्यक्ति एक था, इसलिए क्रिया भी कौन से वचन में होगी? एक वचन में होगी। तो देखो, वचन का प्रभाव पड़ रहा है, लिंग का प्रभाव पड़ रहा है। अगर यहाँ पे मनोज की जगह सीता होती तो क्या होता? सीता पुस्तक को पढ़ती है, इस प्रकार का आता। तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, संज्ञा का प्रभाव पड़ता है, सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है। इन सभी के बारे में जानकारी होगी तभी हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं। तो मनोज क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। पुस्तक, अब पुस्तक कौन सी पुस्तक है पता नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा, और पढ़ना एक क्रिया है। तो इसमें कौन सा कारक हो गया? सीधा सीधा पता चल रहा है, कर्म कारक हो गया, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? मनोज। तो इस मनोज के अंदर पूछा जाता था कर्ता कारक की स्थिति होती, तो ये को की स्थिति होने पर कर्म कारक की स्थिति होगी। तो ये एक शब्द है, मनोज एक क्या है? शब्द। ये भी एक क्या है? शब्द है। ये भी एक पूरा पद बना हुआ, क्योंकि वर्णों से मिलकर बनता है तो शब्द बनता है, ये भी शब्द है। तो इन शब्दों का एक समूह हो गया। तो शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, जो एक पूर्ण अर्थ को प्रदान करता है। अब वाक्य के अंदर कौन कौन से तत्वों का होना जरूरी है, तभी वाक्य सार्थक रूप में अर्थ प्रकट कर पाता है। तो वाक्य के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो वाक्य के अंदर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। तो वाक्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से? वाक्य के प्रमुख तत्व
वाक्य के प्रमुख जो तत्व हैं वो कौन कौन से देखते हैं। इसमें पहला तत्व है सार्थकता। क्या है? सार्थकता। वाक्य के अंदर शब्द जो होगा वो सार्थक होना जरूरी है। वाक्य के अंदर शब्द कैसा होना जरूरी है? सार्थक होना जरूरी है। शब्द का सार्थक होना आवश्यक है। जो भी वाक्य के अंदर शब्द हम प्रयोग करेंगे उस शब्द का क्या होना जरूरी है? सार्थक होना जरूरी है। पहली इसके तत्व के रूप में विशेषता यह है कि वाक्य जो भी होगा उसके अंदर शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो हमारी इसके अंदर तत्व है वो है आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा जो है, आकांक्षा का मतलब होता है कि हमें कुछ जानने की इच्छा हो, हमारे अंदर कुछ जानने की इच्छा, उत्कंठा जग जाती है। जैसे ही कोई वाक्य बोलेंगे तो हमें अगले पद के बारे में जानने की क्या होगी? इच्छा होगी, उत्कंठा रहेगी, तो उसको हम आकांक्षा कहते हैं। एक पद को बताने के बाद व्यक्ति को दूसरे पद को जानने की उत्कंठा रहती है या इच्छा रहती है या जिज्ञासा रहती है कि आगे कौन क्या होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बात करूं कि दोपहर में पढ़ते हैं। अब आप देखो, मैंने बोल दिया वाक्य दोपहर में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दोपहर में। तो आपके मन में भाव जगेगा कि दोपहर में कौन पढ़ते हैं और दोपहर में कौन पढ़ते हैं, प्रश्न जगह आपको। देखो, मैंने बताया कि दोपहर में पढ़ते हैं, आपके मन में दूसरे पद को जानने की इच्छा हुई कि दोपहर में कौन पढ़ते हैं, तो आपको उत्तर मिला कि सब लोग दोपहर में पढ़ते हैं। देखो, सब लोग दोपहर में पढ़ते हैं, वो जो शब्द छूटा हुआ था वो जानने की आपकी जिज्ञासा हुई, उत्कंठा हुई, तो वो हमारे अंदर आकांक्षा होनी जरूरी है। तभी वाक्य सार्थक हो सकता है, वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो सकता है, जिसके अंदर आकांक्षा का होना भी जरूरी है, सार्थकता का होना भी जरूरी है। उसके साथ साथ तीसरा जो हमारा तत्व है वाक्य के अंदर है वो योग्यता का होना जरूरी है। कौन सा? योग्यता। तो वाक्य के अंदर तीसरा तत्व जो है वो योग्यता है। अब योग्यता कैसे पता करोगे? वाक्य के अंदर जो भी तत्व, जो भी शब्द प्रयोग होते हैं वो शब्द योग्य होने चाहिए। जिसका उपयोग जहां होना चाहिए वहीं पे उसका उपयोग काम में लिया जा सकता है। अब मैं एक वाक्य आपको बताऊं कि किसान खेत को कुल्हाड़ी से काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से या लाठी से काटता है। किसान खेत को लाठी से काटता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो क्या यह सही उपयुक्त होगा? क्या खेत को लाठी से काटा जा सकता है? नहीं। तो आपको पता है खेत को काटने के लिए एक हंसिया का प्रयोग होता है। हंसिया जो उसके अंदर चलानी पड़ती है, हल की तरह जो चलाते हैं उसको और खेत को काटते हैं। जैसे उसके अंदर चलेगा तो खेत के अंदर क्या होगी? जो दरारें पड़ती जाएगी और उसके अंदर खेत काटता जाएगा। तो उसको हंसिया का प्रयोग होता है, ना कि लाठी से खेत को काटा जा सकता है। देखिए, मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो उचित है या नहीं है? नहीं है। तो क्या कह रहा है ये कि वाक्य में जो शब्द प्रयोग होंगे वो प्रयोग शब्द होने वाले होंगे, वो उपयुक्त शब्द होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त हो। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होंगे वो प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त हो। अब आपको कहोगे, मान लीजिए मकान को सुई से तोड़ रहा है,
तो मकान को सुई से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि इसमें समय बहुत खर्च होता है। तो मकान को हथौड़े से तोड़ा जा सकता है, हथौड़े से तोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम दे सकते हैं। तो उसमें शब्द जो प्रयुक्त होंगे वो प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त होने जरूरी है, आकांक्षा का होना जरूरी है, सार्थकता का होना जरूरी है। साथ ही साथ चौथा जो तत्व है वो है आकांक्षा, जो है आसक्ति या निकटता। चौथा जो तत्व हमारा है वाक्य का वो है आसक्ति या निकटता। वाक्य जो है, ये वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही आपको जगह की जिसमें मात्रा है वो लगभग बराबर दिखाई दे रही है, क्योंकि सब जगह की दूरी जो है समान दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ ये है निकटता होनी चाहिए, वाक्य के अंदर निकटता होनी बहुत जरूरी है। एक पद आपने यहां लिख दिया और एक पद यहां लिखा और एक पद यहां लिखा और एक यहां, जैसे मैं आपको एक लिख के बता रहा हूं, मैं निबंध लिख रहा हूं। अब ये वाक्य में आसक्ति नहीं है। अब देखो, इसको जब भी पढ़ोगे तो आपको पता इतना सारा समय आपको बीच में व्यर्थ खर्च होगा। जिसकी आसक्ति नहीं है, निकटता नहीं है, मैं निबंध लिख रहा हूं, तो इसमें आसक्ति का भाव नहीं है। इसलिए वाक्य जब भी लिखे उसमें आसक्ति का होना जरूरी है, निकटता का होना चाहिए, पद जो है वो उसके उचित जगह के अनुसार ही होने चाहिए, तभी वाक्य सार्थक रूप में रहेगा। जैसे मनोज पुस्तक को पढ़ता है तो उसको पढ़ते वक्त आपको समय की व्यर्थता खर्च नहीं होती और इसमें आसक्ति का भाव प्रकट होता है। तो वाक्य में आसक्ति का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वाक्य में आसक्ति का होना जरूरी है। वाक्य के पद, वाक्य के प्रत्येक पद एक दूसरे से उचित दूरी पर ही हो, तभी उसको हम निकटता के रूप में देख सकते हैं। हम पांचवा पद लेते हैं, हमारा इसका वो है, पहला है सार्थकता, दूसरा आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और उसके बाद में हमारा है पद कर्म। क्या कह रहा है? पद का कर्म। वाक्य के अंदर पद का कर्म भी होना निर्धारित होना चाहिए कि पहले कर्ता आएगा, उसके बाद में कर्म आएगा और क्रिया आएगी। क्या आएगी? कर्ता, कर्म और क्रिया जो होगी। अब आपको पता है कि कर्ता पहले आएगा और आपने कर दिया पहले कर्म, बाद में कर्ता, फिर क्रिया, या पहले क्रिया बाद में कर्म, फिर कर्ता अंत में कर दिया, तो वाक्य का पद कर्म क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो वाक्य का पद कर्म सही होना चाहिए। तो हिंदी का जो पदक्रम का रूप है वो कैसा है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होती है। क्या होती है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया के रूप में हमारा जो वाक्य का पदक्रम रहता है। तो वाक्य का पदक्रम कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार होना चाहिए, ना कि पहले क्रिया लगा देंगे बाद में कर्ता फिर और कर्म लगा देंगे। ऐसा अगर वाक्य है तो वो अशुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि वाक्य के अंदर सबसे पहले कौन होना चाहिए? हिंदी के वाक्य में कर्ता होना चाहिए, उसके बाद में कर्म होना चाहिए, कर्म के बाद में क्रिया होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वो भी आपको अधिकरण कारक से कर्म कारक की ओर प्रयुक्त होते हैं। अधिकरण कारक से कर्म कारक की ओर प्रयुक्त होते हैं, ना कि कर्ता के बाद में कर्म की स्थिति जो है वो नहीं आती है। कर्ता के बाद में अधिकरण कारक आता है और अधिकरण कारक के बाद में जो स्थिति होगी वो कर्म कारक सबसे अंत की स्थिति और आती है। तो इस प्रकार कारक का भी इसमें उचित प्रयोग होना जरूरी है। क्रिया सबसे अंत में होती है, कर्म बीच में होता है, कर्ता पहले होता है। ये पद कर्म अगर वाक्य में नहीं है तो वाक्य कैसा होगा? अशुद्ध होगा। उसके बाद हमारा छठा जो पद कर्म का जो ये तत्व है वो है अन्वय। क्या है? अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है जिसका वे
नहीं है, अनु प्लस अय से बना है। अनु का मतलब पीछे, जिसके पीछे जो चलते हैं उन्हीं को अन्वय कहा जाता है। तो वाक्य अनेक पदों से मिलकर बना होता है, अनेक अन्वय पदों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर लिंग का, वचन का, कारक का क्या संबंध होता है, उन पदों का वाक्य के साथ कैसा संबंध है। वाक्य में लिंग, वचन, कारक का संबंध किस रूप में है, या सामंजस्य बैठाना जरूरी है। वाक्य के अंदर लिंग, वचन, कारक का सामंजस्य भी उसमें बैठाना बहुत जरूरी है। अगर उसमें वाक्य के अंदर लिंग, वचन और कारक का सामंजस्य नहीं बैठाया तो भी वाक्य अशुद्ध होगा। अब आपको पता है कि छात्र पढ़ रहे हैं तो बहुवचन है, क्योंकि छात्र पढ़ रहे हैं तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। आपने वहां पे एक वचन की क्रिया लगा दी तो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। उसी प्रकार से कारक का प्रयोग भी उसमें उचित होना चाहिए, क्योंकि कर्ता के साथ कर्ता का कारक लगना चाहिए, कर्म के साथ कर्म कारक का प्रयोग होगा, कर्ण के साथ कर्ण कारक। इस प्रकार सभी का उसमें उचित रूप से सामंजस्य होना जरूरी है, उसके अनुसार लिंग, वचन, क्रिया होनी जरूरी है, नहीं तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध। तो सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए। उसके साथ साथ ये तत्व जो 6 तत्व हैं, सार्थकता होना चाहिए, आकांक्षा का होना जरूरी है, योग्यता का होना चाहिए, आसक्ति का, फिर मध्यग्राम और अन्वय। ये 6 तत्व वाक्य के अंदर होंगे तभी वाक्य बहुत ही सार्थक रूप में प्रयुक्त हो सकता है, अन्यथा वाक्य अशुद्धता की ओर जाएगा। इसलिए वाक्य शुद्धि को हम पूर्ण करने से पहले इन चीजों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे, तभी हम जाकर के वाक्य शुद्ध लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आते हैं वाक्य के अंग। अब वाक्य के अंग, तो वाक्य के 2 अंग हैं। कितने अंग हैं, वाक्य के अंग, तो वाक्य के प्रमुख रूप से 2 अंग हैं। कितने अंग हैं, 2। एक हमारा अंग जो है वो है उद्देश्य और एक है विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। जिस विषय के बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जिस विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। वेद नहीं है, ये वाक्य के अंग है, जिसमें उद्देश्य एक होता है। जिस विषय के बारे में हम कुछ कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, मनोज पढ़ता है, मनोज पढ़ता है। अब देखो मैं इसके अंदर आपको बताऊं कि किसके बारे में कहा जा रहा है, मनोज के बारे में। किसके बारे में कह रहा है, मनोज के बारे में। तो मनोज कौन हुआ, उद्देश्य हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है। तो करता है मनोज है, तो इसके बारे में कहा जाने के कारण से मनोज क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। अब मनोज के बारे में, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे मनोज के बारे में क्या कह रहे हैं, पढ़ने का, कि मनोज पढ़ता है। तो ये तो हो गया उद्देश्य, और ये क्या हुआ, उसका विधेय हुआ। क्यों, क्योंकि इसके बारे में वापस कहा जा रहा है, पढ़ता है। राम जाता है, तो राम क्या हुआ, उद्देश्य, और जाता है क्या हुआ, विधेय हुआ। मोहन बाजार जाता है, तो मोहन क्या हुआ, उद्देश्य, और बाजार जाता है क्या हुआ, विधेय हुआ। तो इस प्रकार से वाक्य के हम परिभाषा के तौर पे देखा कि शब्दों के
सार्थक जो समूह था, सार्थक शब्दों का समूह था, उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 तत्व हैं जो आपको पूर्ण रूप से बताए। उसके बाद में वाक्य के 2 अंग हैं, इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो भी कहते हैं उसको विधेय कहते हैं। इसके बाद में हम जब पढ़ेंगे तो वो है हमारे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेदों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।